माफ कर दो। इतना कहकर शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग खेती करके अपना जीवन यापन किया करते थे। इस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। गांव में रामू की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि वह अपनी जमीन पर अच्छी फसल उगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे वह अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके। रामू के परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी सीता रहती थी। रामू के पास एक बैल था जिसका नाम था हीरा। रामू उस बैल से बहुत प्यार करता था। तू जल्दी जल्दी ये हरी घास खा ले, उसके बाद हमें खेतों पर भी जाना है। तू तो जानता ही है हमें कितना सारा काम है। इसी खेती के सहारे तो मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। अच्छा सीता, तुम जल्दी से मेरा खाना बांध दो, मैं हीरा को लेकर खेतों पर जा रहा हूँ। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध दिया है, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए अपना खाना और समय निकालकर खा लेना। और मुझे वो बीज भी दे दो जो मैं कल बाजार से खरीद कर लाया था। आज से ही मैं बीज रोपाई का काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, आप यहीं ठहरिए, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए आपके बीज। जी, मैं कह रही थी अगर आज खेतों पर ज्यादा काम है तो मैं भी आपके साथ चलूं, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं सीता, तुम घर पर रहकर माँ का ध्यान रखो, खेत की चिंता मत करो, वहाँ मैं संभाल लूंगा। रामू हीरा के साथ खेतों पर निकल जाता है और खेतों में काम शुरू कर देता है। रामू को खेतों का काम निपटाते निपटाते शाम हो जाती है। चलो खेत का सारा काम निपटा जाऊंगा तब घर जाऊंगा। कुछ समय बाद हमारे खेतों में भी हरी हरी फसल आ जाएगी। खेतों का सारा काम निपट गया, अब तो बस फसल आने की देरी है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और रामू की फसल पककर तैयार हो जाती है। सीता, मैं खेतों पर जा रहा हूँ फसलों की कटाई के लिए। हाँ ठीक है, जाइए, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है सीता, मैं चलता हूँ। रामू खेतों पर पहुंचकर फसलों की कटाई का काम शुरू कर देता है। दोपहर के समय घर का सारा काम खत्म करके सीता भी खेतों पर पहुंच जाती है। जी, आपने तो पूरे आधे खेत की कटाई अकेले ही कर डाली। हाँ सीता, वह मौसम का कुछ पता नहीं है ना कि कब बरसात हो जाए, इसलिए जितना जल्दी हो सके सारी फसल की कटाई हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं भी कटाई का काम शुरू कर देती हूँ। दोनों मिलकर कटाई करेंगे तो सारा काम जल्दी से हो जाता है। ऐसे दोनों मिलकर फसलों की कटाई का काम फिर से शुरू कर देते हैं और रात तो दोनों घर को जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, आप मुंह हाथ धो लीजिए, जब तक मैं जल्दी से घर में कुछ पका देती हूँ। बहू, तू खाने की चिंता बिल्कुल मत कर, मैंने पहले से ही खाना बना दिया है। क्यों सीता, तुम मुझे उस सीधी सड़क पर जाने से क्यों मना कर रही हो? आखिर वहीं से तो बाजार का रास्ता जाता है। जी, हरिया चाचा जो थे ना, उनकी कल ही मृत्यु हो गई है। वे उनका घर उसी रास्ते से पड़ता है और उनके घर के सामने से जाना अपशगुन होगा, इसलिए आप कच्ची सड़क वाला रास्ते से बाजार मत जाना। अरे शकुंतला, तुम
कैसी बातें कर रही हो? अपशगुन जैसे कुछ बात ही नहीं होती है। मैंने जैसा आपको कहा है बस आप वैसा ही करना। उस कच्ची सड़क वाले रास्ते से बाजार मत जाना, बस मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है सीता, मैं उस कच्ची सड़क वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा। रामू अपनी बैलगाड़ी लेकर कच्ची सड़क वाले रास्ते की ओर निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद रामू के पास एक नदी दिखाई देती है। बैलगाड़ी के आसपास कोई नहीं है और नदी के किनारे एक व्यक्ति पानी पी रहा है। वह इस मौके का फायदा उठाकर रामू की बैलगाड़ी को चोरी करने को रहता है और वह जैसे तैसे मौके की तलाश में रहता है। जैसे रामू कहीं और जाता है, वह रामू की बैलगाड़ी को चोरी कर लेता है। रामू निराश मन से घर वापस आ जाता है। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? और बैलगाड़ी कहाँ है? फसल इतनी जल्दी बिक गई क्या? जरूर आप पक्की सड़क वाले रास्ते से गए होंगे। मैंने आपको मना किया था ना कि उस रास्ते से मत जाना। सीता, तुम्हारी कच्ची सड़क के रास्ते से मना करने के बाद भी मैं उस रास्ते से गया और हमारी बैलगाड़ी चोरी हो गई। पता नहीं कौन हमारी बैलगाड़ी चोरी करके ले गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम सेठ धनीराम का ब्याज कैसे भरेंगे? हमारी इतनी महीनों की मेहनत सब एक चोर चुरा के ले गया। तभी वहां पर सेठ धनीराम आ जाता है। ला रामू, इस महीने का ब्याज जल्दी से दे दे, आज मुझे बहुत काम है। ला थोड़ा जल्दी कर दे। मालिक, अभी कुछ दिन और रुक जाइए, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा, अभी फसल नहीं बिकी है। देख रामू, ये सब मैं कुछ नहीं जानता। तेरी फसल बिके या ना बिके, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक हफ्ते बाद फिर आऊंगा और उस समय मुझे मेरे ब्याज की रकम चाहिए तो चाहिए, वरना ये तेरा जो घर है ना, ये मैं बेच दूंगा और दोनों बैल मेरे हो जाएंगे। सेठ धनीराम की बात सुनकर रामू और सीता दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रामू सेठ धनीराम की बातों का कोई जवाब नहीं देता। उस समय तो सेठ वहां से चला जाता है, लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उस समय तो उन दोनों ने थोड़ी चैन की सांस ली थी, लेकिन तभी रामू को ये ख्याल आता है कि उसे कुछ महीने बाद या फिर कुछ हफ्ते बाद उसे ब्याज की रकम तो भरनी ही है और उसके पास कोई साधन नहीं है। उधर उसकी बैलगाड़ी भी चोरी हो जाती है। उधर वह चोर उस बैलगाड़ी को लेकर अपने घर पहुंचता है। हे राम, ये आप किसकी बैलगाड़ी चुरा ले आए हो? अरे चंपा, कभी तो ढंग से बोल लिया करो, चोरी करना भी तो मेहनत का काम है। अगर पकड़े गए तो पिटाई पड़ती है और फिर दर्द उठता है। 1 महीने पहले से ही आराम नहीं मिलता। ऐसा काम करता हूँ मैं। मेहनत की कमाई करो जी आप, और ये चोरी करना बंद कर दो। क्यों अपने साथ साथ हमारे को भी पापी बना रहे हो? देख लीजिए, मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ, हमें चोरी का माल नहीं खाना है। अगर आप मेहनत करके कुछ खिला सकते हो तो खिलाओ, वरना इस चोरी के माल को अपने पास रखो। इससे तुम अपना ही पेट भरो और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी चोरी के माल से हम अपना पेट नहीं भरेंगे। अरे चंपा, तुम ऐसे क्यों बोलती हो? ये बच्चे केवल तुम्हारे ही हैं क्या? ये मेरे भी तो बच्चे हैं ना। अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन मेरे बच्चे को बीच में मत लाओ, समझी? चंपा गुस्सा होकर चली जाती है। हे भगवान, जाने इसे क्या हो गया। कितनी बार मैंने आपको कहा है मेहनत कर लो, मगर आपको मेहनत नहीं की जाती। देख लो हमारे लाल को क्या हो गया है। कल रात से तेज बुखार है। गांव के वैद्य जी को बुलाकर दिखा भी ले आओ।
मगर कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान पता नहीं क्या दिन देखने को मिलेगा। यह जरूर तुम्हारे बुरे कर्मों का ही नतीजा है। ना जाने किस गरीब की बैलगाड़ी चुरा ले आए होगे आप। जरूर उस गरीब की ही हाय लगी है, तभी हमारे लाल की ऐसी हालत हुई है। एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, अगर मेरे लाल को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको गंगा मैया में डुबा कर तुम्हारी जान दे दूंगी। चंपा शुभ शुभ कहो। मालिक ऐसा ना करिए, मैं बहुत मजबूर हूँ मालिक। अब तेरी कौन सी मजबूरी आ गई रामू? अपने साथ हुई सारी घटना वह सेठ धनीराम को बता देता है। तो तेरी फसल चोरी हुई है, इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे तो मेरे ब्याज के पैसे चाहिए। अगर नहीं दे सकता तो अभी इस घर को मेरे नाम कर दे, जो भी तेरा है उसे मेरे नाम कर दे, और अब से इस घर में तू कदम मत रखियो। सेठ धनीराम शंभू के परिवार को बाहर कर देता है। तभी वहां पर रमेश बैलगाड़ी के साथ पहुंच जाता है। रुकिए सेठ जी, मुझे माफ कीजिए, मैंने तुम्हारी बैलगाड़ी चुराई थी रामू। जब से तुम्हारी बैलगाड़ी चुराई है तब से मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। भगवान ने ही मुझे अपने कर्मों की सजा दी है। ये लो तुम्हारी बैलगाड़ी, और तुम्हारे फसलों से जो भी पैसे तुम्हें देने हैं वह मैं तुम्हें दूंगा, और मुझे माफ कर दो। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। रामू सेठ जी को उनका ब्याज दे देता है और सेठ धनीराम से वहां चुपचाप चला जाता है। आखिरकार एक बार फिर से किसी गरीब का घर उजड़ते उजड़ते बच जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत की कमाई ही खानी चाहिए। बेईमानी से किया गया काम कभी भी अच्छा नहीं होता है।